जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे 10वीं के छात्र छात्रा के लिए इकाई 2 के भूगोल से लिया गया ये टॉपिक्स है और इस अध्याय का नाम है कृषि। तो पढ़ते हैं हम लोग कृषि के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और यही बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भौतिक विविधता पाई जाती है, जिसके कारण ही भारतीय मिट्टी को 100 भागों में बांटकर अध्ययन करते, जिसके कारण यहाँ के लोगों को खेती करने में भी आसानी होती है। भारतीय कृषि के महत्व के कारण पढ़ेंगे। भारत के 69% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है और यहाँ की विशाल जनसंख्या का भोजन जो प्राप्त होता है ना, ये कृषि से ही प्राप्त हो पाता है। जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में चाय, गन्ना और इसके अतिरिक्त अनाज भी उगाया जाता है। राष्ट्रीय आय में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय कृषि के प्रकार पढ़ेंगे। भारतीय कृषि के प्रकार। तो प्राचीन काल से ही कृषि आर्थिक क्रियाकलाप का बहुत बड़ा महत्व प्रदान किया है और भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट आएगा आपको प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका, दूसरा पॉइंट गहन जीविका कृषि, तीसरा पॉइंट वाणिज्यिक जीविका कृषि। तो प्रारंभिक जीविका कृषि किसे कहेंगे? तो यह प्राचीन काल में की जाने वाली कृषि होती थी। इसमें लकड़ी का हल, कुदाल, खुरपी इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में कृषि इस प्रकार की कृषि को झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, यही बात ध्यान रखना है आपको। फिर आ रहा है गहन जीविका कृषि। इसके अंतर्गत भूमि को उर्वरा बनाने के लिए, बीजों के रखरखाव के लिए मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर आ रहा है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का दूसरा नाम है व्यापारिक कृषि। क्या नाम है? व्यापारिक कृषि। इस कृषि में किसान को अधिक पूंजी लगानी पड़ती है और इस पूंजी से रासायनिक खाद एवं सिंचाई के लिए तकनीक किसान खरीदते हैं। पंजाब, हरियाणा में बासमती चावल इसी पद्धति के कारण उगाई जाती है। भारत में चाय, रबर, कॉफ़ी, गन्ना, केला इत्यादि रोपण फसल का उदाहरण है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि रोपण फसल के रूप में कौन कौन फसल उगाया जाता है, तो चाय, रबर, कॉफ़ी, गन्ना, केला रोपण फसल का उदाहरण है। फिर आ रहा है चाय। कहाँ? चाय असम, दार्जिलिंग, कॉफ़ी कर्नाटक और रबर का जो खेती होती है ना, केरल में होती है। फसल प्रारूप देखेंगे हम लोग। भारत में भौतिक विविधता पाई जाती है और इसलिए यहाँ खाद्यान्न फसल, तिलहन, दलहन, सब्जियाँ उगाई जाती है। भारतीय कृषि को ऋतु के आधार पर अर्थात मौसम के आधार पर 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला रबी है, दूसरा खरीफ फसल है, तीसरा जायद फसल है। तो पढ़ेंगे रबी फसल के बारे में। इसे जाड़े के मौसम में अक्टूबर एवं दिसंबर के बीच बोया जाता है और अप्रैल और जून के बीच काट लिया जाता है। इस रबी फसल में कौन कौन फसल आते हैं? तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि फसल आते हैं। उत्पादक क्षेत्र में पंजाब आ गया, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश इत्यादि। फिर पढ़ते हैं हम लोग खरीफ फसल। इसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है और सितंबर एवं अक्टूबर के बीच काट लिया जाता है। वर्षा ऋतु में बो करके सितंबर और अक्टूबर के बीच काट लिया जाता है। तो खरीफ फसल में कौन कौन फसल आते हैं? धान, चावल, मकई, अरहर, कपास, मूंगफली इत्यादि, तिल, जूट इत्यादि आते हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जायद फसल में हम लोग पढ़ेंगे खरीफ एवं रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसे जायद फसल कहते हैं और इसे गर्मा फसल के नाम से भी, जायद फसल को गर्मा फसल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इस फसल के अंतर्गत धान, मकई, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, मकई, मूंग, लौकी इत्यादि फसल उगाए जाते हैं। फिर हम लोग भारत की मुख्य फसलें पढ़ेंगे। खरीफ फसल में का जो समय अवधि है जून जुलाई से अक्टूबर और नवंबर के बीच तक। फिर वर्षा ऋतु में चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर उगाई जाती है। रबी फसल में पढ़ेंगे हम लोग अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। शीत में ऋतु में होती है फसल। गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों इत्यादि इसका उत्पादन होता है इस मौसम में। जायद में हम लोग पढ़ेंगे मार्च अप्रैल
में बोया जाता है और मई जून में काट लिया जाता है। ये ग्रीष्म में होता है। ककड़ी, खीरा, मूंग, खरबूज, तरबूज इत्यादि का उत्पादन इसमें होता है। मुख्य फसल में हम लोग पढ़ेंगे, भारत में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन तथा पेय इत्यादि पदार्थ। इसमें पढ़ेंगे चावल। चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है और यह इसी पर अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। चावल पर भी अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, ये बात ध्यान रखना है। इसका तापमान कम से कम 24 सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा 125 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है और चावल की फसलें उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में चावल की फसलें उगाई जाती है। फिर हम लोग पढ़ते हैं उत्पादन और वितरण क्षेत्र। चावल के उत्पादन और वितरण क्षेत्र पढ़ते हैं। चावल के मुख्य रूप से उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, केरल और तमिलनाडु में चावल की फसलें उगाई जाती है। फिर पढ़ते हैं गेहूँ। चावल के बाद गेहूँ देश की दूसरी खाद्यान्न फसल है और गेहूँ के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चीन के बाद दूसरा स्थान है। तापमान क्या है? 50 से 75 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक क्या है? राज्य है। फिर पढ़ते हैं हम लोग मकई। इसे मोटा अनाज के रूप में भी हम लोग जानते हैं और इसका प्रयोग मनुष्य भोजन चारा के लिए करते हैं। जलोढ़ मिट्टी में इस फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसका उत्पादक राज्य क्या है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश। आप पढ़ेंगे गन्ना। यह बांस की प्रजाति का एक पौधा होता है जिससे मीठा रस निकाला जाता है। इससे ही गुड़ और चीनी भी तैयार किया जाता है, इसलिए भारत को गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है। तापमान 21 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड तक। मिट्टी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी और वितरण क्षेत्र कन्याकुमारी, पंजाब के गुरुद्वारपुर। चाय में थी नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण इसे पीने में हल्की ताजगी महसूस होती है। सबसे पहले चाय की उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा चाय का आरंभ 1840 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र घाटी से हुआ था। तापमान 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉफ़ी को 3 मुख्य फसलें होती है। पहला फसल के रूप में हम लोग जानते हैं अरेबिका, दूसरा लिबेरिका और तीसरा रोबस्ता। रेशेदार फसल में हम लोग पढ़ेंगे इस फसल के अंतर्गत कपास, प्राकृतिक रेशम इत्यादि का उत्पादन होता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्ते को खाकर बड़ा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कपास। कपास की दृष्टि से भारत का स्थान पूरी दुनिया में पहला है और इसमें काली मिट्टी का प्रयोग होता है। विस्तृत क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि में कपास की खेती की जाती है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 दशक में हुआ था। इसके अंतर्गत उन्नत किस्म की बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई उपयोग करते हैं और खेती में हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई ना तो खेती में क्रांति आई थी और हरित क्रांति के कारण ही देश आत्मनिर्भर भी बन पाया था। वैश्वीकरण पढ़ेंगे हम लोग। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था को जोड़ना ही वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत 1965 में हुई थी। इसका कार्य किसानों से अनाज खरीद करके इसका भंडारण करना होता है। वर्धन काल, फसल के बोने, बढ़ने एवं पकने के लिए उपयुक्त मौसम को वर्धन काल कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, क्योंकि मछली के आँख का रंग नीला होता है, इसलिए इस क्रांति को नीली क्रांति कहते हैं और इसका उत्पादन नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन। पीली क्रांति का उत्पादन किससे है? सरसों। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। सबसे पहले श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी गुजरात में। आपको ध्यान रखना है, दूध की कमी जब भारत में होने लगी थी तो श्वेत क्रांति का संबंध के रूप में हम लोग ऑपरेशन फ्लड को जानते हैं और इसका संबंध जो होता है दूध उत्पादन से होता है। और वर्गीज कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। और हरित क्रांति का संबंध अनाज की उत्पत्ति से होती है जिससे खेतों की हरियाली देखी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निर्माण उद्योग को लेकर के। तब तक के लिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।